हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन quantity of the solution। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा को डिसॉल्व किया गया है, वो कंसंट्रेशन बताता है उस सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। अब कंसंट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड either a qualitative concentration और a quantitative concentration। तो हम लोग देखते हैं दोनों कंसंट्रेशन को, ये डिवाइड करते हैं इसको क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन और दूसरा है क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। तो क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन को क्या बताता है कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। मतलब कहने का यह कोई फिक्स अमाउंट नहीं बताएगा, बस इतना बताएगा कि सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है या कम है। तो क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन की और या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। तो देखते हैं डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है small amount of solute present in the solution। और अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है, द लार्जर अमाउंट क्या होगा, लार्जर अमाउंट of solute present in the solution। मतलब कहने का कि जो क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन होता है, ये कंसंट्रेशन सिर्फ हमको ये बताएगा किसी भी सॉल्यूशन में हमारा जो सॉल्यूट मिला हुआ है उसकी मात्रा ज्यादा है या कम है। ये कोई फिक्स वैल्यू को नहीं बताएगा, ये कोई फिक्स कंसंट्रेशन को नहीं बताएगा, इसलिए इट इज नॉट अ वेरी यूजफुल। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन की। इट इज द वेरी यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। इसमें एक्चुअली क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिला हुआ है। ये भी दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है हमारा, जो पहला पार्ट है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। और दूसरा है हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। तो देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, वो कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर के चेंज होने पर चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो जिन कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाया करेंगी, और जिनमें मास होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं चेंज होगी अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं। आप लोग देखेंगे तो ठंडी में जो मास रहेगा वही मास गर्मी में रहेगा, टेम्परेचर के चेंज करने पे मास में कोई फर्क नहीं आता है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। तो इसमें जो पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है वैल्यूम परसेंटेज। क्या है? वॉल्यूम
परसेंटेज V बाई V। दूसरा है वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं W बाई V। तीसरी है हमारी मोलैरिटी, चौथी है नॉर्मेलिटी, और पांचवी है PPM, W बाई V और PPM V बाई V। अभी हम लोग एक एक करके सारी कंसंट्रेशन टर्म को अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, पर यहाँ पे आप लोग ये जान लीजिए कि कौन कौन सी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है और कौन कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। इसमें पहला देखते हैं मास परसेंटेज। इसमें है मास परसेंटेज W बाई W, इसमें वॉल्यूम कहीं भी नहीं होता है। दूसरा है हमारा इसमें मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन, इसको X से डिनोट करते हैं। तीसरी जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी, और जो चौथी हमारी कंसंट्रेशन टर्म है वो है आप लोगों की, इसमें देखिए मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, और जो चौथी हमारी यही PPM। लेकिन PPM में यहां पे क्या होगी? W बाई W। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत थी कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन आपको बता दिया गया है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा सॉल्यूट की डिसॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बोलते हैं इन अ सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन, दूसरा क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन। क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन में हमारा क्या रहेगा? क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन टर्म में हमको कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू या एक कोई फिक्स कंसंट्रेशन नहीं पता चल पाएगा, बस इतना पता चल पाएगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है या कम है। अगर उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम है तब हम उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तब हम उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंसंट्रेशन में क्या होगा? हमको एक फिक्स कंसंट्रेशन पता चलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में हमको कंसंट्रेशन पता चलेगा। अब ये भी दो टाइप से होते हैं, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है, दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सी होती है? वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, PPM W बाई V, PPM V बाई V। और इंडिपेंडेंट में मास परसेंटेज W बाई W, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड PPM W बाई W। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब हम लोग को इन सभी कंसंट्रेशन टर्म को एक एक को अच्छे से समझना और स्टडी करना है। तो देखते हैं पहली कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज। तो देखते हैं मास परसेंटेज। द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है तो उसके 100 ग्राम में कितने ग्राम सॉल्यूट की मात्रा डिसॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज बोलेंगे। या फिर किसी भी सॉल्यूशन के 100 पार्ट में से कितने पार्ट हमारा सॉल्यूट है वो मास परसेंटेज कहलाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला देखते हैं। द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट is equal to mass of the component in the solution upon total mass of the solution into 100। तो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट कंपोनेंट डिसॉल्व होंगे उनका मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये कोई एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है। इसमें ए का जो वेट है वो W है, ए का जो मास या वेट है वो WA है, और बी का जो मास या वेट है वो क्या है? WB। तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेट होगा तो कितना होगा? WA प्लस
बी। तो अगर हमको ये निकालने को आ जाए मास परसेंटेज ऑफ ए, तब हम लोग कैसे करेंगे? ए का जो मास होगा, ए का मास क्या है? डब्ल्यू ए, और टोटल मास क्या है सॉल्यूशन का? डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। इस प्रकार से हम लोग मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल सकते। देखते हैं इसका। अगर आप लोगों को कहीं भी ये दिया हो 10 ग्राम, 10 ग्राम, अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है, हमारे पास 10%, तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। 10% W बाई W सोल्यूशन ऑफ NaCl, 10% W बाई W सोल्यूशन ऑफ NaCl मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारे पास 10 ग्राम क्या होगा? NaCl, और 90 ग्राम क्या होगा? वाटर। अगर हम लोग के पास 1000 ग्राम सॉल्यूशन है, तब 100 ग्राम NaCl होगा और 900 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। और एक एग्जांपल देखिए, इस प्रकार से भी आपको लिखा हुआ आ सकता है। तो देखते हैं एग्जांपल। 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास मीन्स, देखिए या तो आपको इस प्रकार से लिखा आएगा, तब आपको समझ लेना है। इस प्रकार से भी अगर आपको लिखा आता है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, बाय मास, इसका मतलब क्या होगा? इसका भी मतलब सेम होगा कि अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तब उसमें 10 ग्राम क्या होगा? आपका ग्लूकोज होगा, और 90 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। ओके, तो ये हुआ हमारा मास परसेंटेज। इसके न्यूमेरिकल करते हैं अभी। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है, देखिएगा। इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी हुई है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग को इसमें देखना है कि सॉल्यूट क्या है। तो आप लोग देखिए कि ऑक्जेलिक एसिड जो हमारा है वो क्या है? सॉल्यूट है। ऑक्जेलिक एसिड को 500, ऑक्जेलिक एसिड को सॉल्वेंट में मिलाकर क्या बनाया जाता है? 500 ml का एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या? ऑक्जेलिक एसिड का, मतलब ऑक्जेलिक एसिड का जो मास है वो कितना दिया हुआ है? 11 ग्राम। अब क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml। अब देखिए मास परसेंटेज के फॉर्मूले में वॉल्यूम तो आता नहीं है, हमको किसकी जरूरत है? मास की जरूरत है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है। तो सॉल्यूशन के मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको वॉल्यूम पता हुआ है, हमको डेंसिटी पता हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग निकाल सकते हैं 500 ml इंटू डेंसिटी क्या दी हुई है? 1.1 ग्राम पर ml। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 550 ग्राम। कितना आ जाएगा हम लोगों का? 550 ग्राम। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें, अब हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं, तो हम लोग का सीधे सीधे आ जाएगा। तो देखिएगा मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? 11 अपॉन सॉल्यूशन का मास है 550 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
कितना आ गया 2%। ओके, अब हम लोग अगली कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, वैल्यूम परसेंटेज। तो देखते हैं अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म वैल्यूम परसेंटेज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन V by V। तो वैल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है? द वैल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर 100 पार्ट बाई वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में 100 ml वैल्यूम में कितना ml सॉल्यूट का है वो हमको वैल्यूम परसेंटेज से पता चलता है। इसका भी देखिए फॉर्मूला एज इट इज सेम है जैसे मास परसेंटेज का था। तो वैल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, वैल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बोल सकते हैं या कंपोनेंट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वैल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वैल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए ये भी सेम है। अगर हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन है, अगर इस सॉल्यूशन में कोई ए कंपोनेंट मिला हुआ है और बी कंपोनेंट मिला हुआ है, ए का वैल्यूम कितना है Va, बी का वैल्यूम कितना है मान लीजिए Vb, तब इस सॉल्यूशन का टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा Va प्लस Vb। और अगर हमको निकालने को आ गया वैल्यूम परसेंटेज ऑफ ए, तब हम लोग सिंपल वैल्यूम ए का वैल्यूम लिख देंगे Va अपॉन टोटल वैल्यूम Va प्लस Vb इंटू 100। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वैल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, 10% वैल्यूम ऑफ एथेनॉल सॉल्यूशन, सॉरी एथेनॉल इन सॉल्यूशन मीन्स डेट। ये कह रहा है 10% वैल्यूम ऑफ एथेनॉल इन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है 100 ml का, तब उसमें 10 ml क्या होगा आपका एथेनॉल और 90 ml क्या होगा आपका 90 ml वाटर। 90 ml क्या होगा वाटर और 100 ml सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका वैल्यूम परसेंटेज। अब नेक्स्ट देखते हैं पीपीएम। चलिए देखते हैं अब मास बाय वैल्यूम परसेंटेज, W बाय V से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है ये, इट इज द मास ऑफ, इट इज द मास ऑफ solute dissolve in it is the mass of solute dissolved in 100 ml of the solution। मतलब कहने का कि अगर कोई 100 ml का सॉल्यूशन बनाया गया है तो उसमें सॉल्यूट के कितने ग्राम मिलाए गए हैं, सॉल्यूट के उसमें कितना वेट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला देखते हैं हम लोग कि मास बाय वैल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं किस प्रकार से आपको ये लिखा हुआ आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, 10% NaCl W by V, 10% NaCl W by V in solution means। तो देखिए अगर हमारे पास कोई 100 ml सॉल्यूशन है तब उसमें 10
10 ग्राम NaCl होगा प्लस सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट को हम लोग, क्योंकि अब हम लोग लिक्विड में इसको मिलाए हैं ना, तब ना सॉल्यूशन हमारा लिक्विड में बना है, तब हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो VmL होगा। कितना होगा, VmL ऑफ वाटर लिख लीजिए, सॉल्वेंट लिख लीजिए। अब यहां पर ये VmL क्यों लिखा गया है, VmL इसलिए लिखा गया है कि हमारा जो सॉल्यूशन बना है वो तो 100 ml का बना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 10 ग्राम NaCl का जो वॉल्यूम हो वो 10 ml ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, 11 ml भी हो सकता है, 12 ml भी हो सकता है, या 8 ml भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको 90 ml नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला इसका आप लोगों ने देखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 10% NaCl W/V इन सॉल्यूशन मींस दिस मच। ओके, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो हम अब अगला कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अच्छा, पार्ट्स पर मिलियन का जो मतलब होता है कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितना पार्ट आपका सॉल्यूट का है। जिस प्रकार से भी हम लोगों ने देखा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो उसमें हम लोग क्या देखते थे कि 100 पार्ट में से कितना पार्ट आपका सॉल्यूट है। वॉल्यूम परसेंटेज में भी हम लोगों ने देखा कि 100 ml में से कितना पार्ट आपका सॉल्यूट का है। तो उसी तरीके से अब हम लोग जो पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग ट्रेस क्वांटिटी के लिए करते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ट्रेसेस पे सॉल्यूट की क्वांटिटी मिली हुई है, तब हम लोग उसका जो कंसंट्रेशन है उसको किस प्रकार से निकालते हैं, तब उसका कंसंट्रेशन हम लोग पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं। मतलब कहने का 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट आपका सॉल्यूट का है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द concentration of solute present in trace quantity in the given solution। ठीक, तो हम लोग इसमें अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए फॉर्मूले में ppm ऑफ कंपोनेंट या ppm ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब वहां पर मास परसेंटेज और वैल्यूम परसेंटेज हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ का। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जो मास परसेंटेज है हमारा वो 100 पार्ट में से कितना पार्ट सॉल्यूट है निकालते हैं, लेकिन जो ppm है वो 10⁶ पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट का है निकालते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाता है, जब सॉल्यूट को बहुत ही माइनर ट्रेसेस अमाउंट पे किसी भी सॉल्यूशन में मिलाया गया हो। अब इसको हम लोग कई, जैसे हम लोगों ने वैल्यू परसेंटेज, मास परसेंटेज और W/V निकाला, तो ppm को हम लोग उन सभी पार्ट्स में, उन सभी फॉर्मूलों में यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें ppm W/W, ppm W/W का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। देखिए सेम फॉर्मूला है जो मास परसेंटेज का था, बस यहां पर चेंज क्या हो रहा है, 100 की जगह 10⁶। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो ppm V/V, तब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। इसी तरह से तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं ppm w बाई v। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो इस तरह से हम लोग ppm की वैल्यू किसी भी टर्म में यूज कर सकते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये जो दो टर्म्स हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। अब इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो देखिए यहां पर एक नोट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच कंपोनेंट आर आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब एक एग्जांपल देखिए, 1 लीटर ऑफ सी वाटर, वेट कितना दिया हुआ है 1030 ग्राम, contains about 6 into 10 power minus 3 ग्राम of dissolved O2। हमारे पास अगर 1 लीटर सी वाटर है, 1 लीटर सी वाटर है और इसका जो वेट है, वेट कितना है 1030 ग्राम, इसमें हम लोगों ने O2 डिजॉल्व की हुई है। अब यहां पे कितना O2 डिजॉल्व की हुई है, O2 डिजॉल्व की है 6 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। तब हम लोग अब पहले इसका हम लोग देखिए मास परसेंटेज निकाल के देखते हैं, फिर पीपीएम निकाल के देखते हैं, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पीपीएम की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए मास परसेंटेज अगर मैं इसका निकालूं, मास परसेंटेज ऑफ O2, तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ O2 अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में O2 मिलाया गया है, अब सॉल्वेंट हमारा पहले कितना था 1 लीटर 1030, अब हमने इसमें जब O2 मिलाया है तो O2 का मास इतना कम है कि इसके जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो 1 लीटर सी वाटर का जो मास है उसी मास को सॉल्यूशन का मास मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए इसका हम लोग मास परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ O2। तो मास परसेंटेज ऑफ O2 में हम लोग के पास फॉर्मूला है, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब O2 का मास कितना दिया हुआ है 6 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास कितना है 1030 ग्राम इंटू 100। तब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 परसेंटेज, ये इसका मास परसेंटेज है। अब इसी के देखिए पीपीएम निकालते हैं, पीपीएम ऑफ O2, इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 1030 ग्राम इंटू 100 की जगह क्या करेंगे 10 की पावर 6 लिखेंगे। जब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 5.8, कितना आएगा 5.8 ppm। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से लिखने में कन्वीनियंट ज्यादा लगेगा कि इस तरह से लिखने में आपको ज्यादा सही लगेगा। तो इसीलिए जब किसी भी सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है तब हम लोग उसकी कंसंट्रेशन को बताने के लिए पीपीएम का यूज करते हैं। अब ज्यादातर इसका यूज मेडिसिन वगैरह में होता है और ये एक्चुअली जितनी भी अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे हैं, आप लोग मेडिसिन में अगर आप लोग के पास कोई अभी मेडिसिन देखे हो तो उस मेडिसिन के रैपर में देखिएगा तो आप लोग को जो मेडिसिन में जो जो क्वांटिटी मिली हुई है, जो जो कंपोनेंट मिले हुए हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो इन्हीं यूनिट्स में दिखाई जाती है, मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में या पीपीएम में। तो इसलिए आप लोग सबको देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखें, अब हम लोग का जो अगला कंसंट्रेशन यूनिट है वो है मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। तो अगली कंसंट्रेशन यूनिट देखते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, it is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles solute and solvent present in the solution। देखिए अगर हमारे पास ये एक कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक है A और दूसरा क्या है B। अगर हम लोगों ने A के Na मोल लिए हुए हैं और B के Nb मोल मिलाए हुए हैं, तब इस सॉल्यूशन का जो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा Na प्लस Nb। तब हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालें, क्या मोल
फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको कैसे x से डिनोट करते हैं, तो एक्स ए जो हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और अगर हम लोग एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालें तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब आप लोग अगर देखें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो इसका टोटल दोनों का अगर हम लोग सम कर देंगे दोनों के मोल फ्रैक्शन का एक्स ए प्लस एक्स बी, तब देखिए 1 आएगा। तो सम ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन all the component in the solution is always 1। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे।